वेलकम बैक टू सवेरे पाकिस्तान। और हम अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी, उन पर शुक्र भी करते हैं। और उन्हीं नेमतों में से आंखें भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत हैं। और आज हम उन्हीं के ऊपर बातचीत करेंगे जिनके ज़रिए इंसान दुनिया की रंगीनियों को देखने पर कादिर होता है। हमारी आंखें कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है, लेकिन अक्सर लोग इसकी सेहत की तरफ तवज्जो ही नहीं देते हैं, जिसके बायस जो आंखों के मसाइल है वो बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हैं। और मौजूदा दौर में अगर हम देखें आंखों से रिलेटेड चीज़ लेंस लगाने का जो इस्तेमाल है या जो लेंस का इस्तेमाल है वो तो बढ़ गया है, और साथ ही फैशन जो है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। और ज़रा सी किसी की नज़र ख़राब होती है वो तो लेंस की तरफ चले जाते हैं, जिनकी नज़र ख़राब नहीं होती है वो भी जो है आंखों को खूबसूरत दिखाने के लिए परवाह ही नहीं करते और लेंस लगाना शुरू कर देते हैं। और ये भी नहीं देखते मयारी हैं या नहीं, बल्कि देखते हैं सस्ते कौन से हैं। हाँ जी, सस्ते देख के जब होता है तो फिर हमें गैर मयारी भी मिल रही है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, लेंस तो एक जैसे ही होते हैं। आंखें तो खूबसूरत लग रही हैं ना हमारी, इस तरह से हम लोग कर रहे थे। लेकिन जो लोग ऐनक से बचने के लिए फ़ैशन के तौर पर कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये कि वो ये नहीं जानते होते हैं कि लेंस की वजह से उनकी आंख में जरासीम दाखिल होकर खतरनाक इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। हम अगर बात करें माहिर अमराज़ चश्म की, तो वो कहते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो आंख में लगाने से कबल उन पर बैक्टीरिया लग चुके होते हैं, और आंख में जाते ही वो जो जरासीम होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो अपना काम दिखाना पे शुरू कर देते हैं। अब क्या है, मतलब कि कितनी देर के लिए अगर आप लेंस लगा रहे हैं तो आपको लेंस लगाने चाहिए, क्वालिटी उनकी कैसी होनी चाहिए, कितने अरसे बाद आपको लेंस को तब्दील कर लेना चाहिए, लेंस लगा लेने से कोई ख़ास मसला तो नहीं होता अगर हम कुछ चीज़ें हैं जिनको फॉलो कर लें। ये सारी बातें हैं जो हमने जाननी है। हमारे साथ मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद हमज़ा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें लेंस से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड हैं। लेंस लगाना, पहले तो ये बता दें, क्या आंखों में लेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए या तो जो इनका नंबर बहुत हाई है, या जो ग्लासेस से मतलब काफ़ी फेड अप हो चुके होते हैं, दे डोंट वांट टू कीप द ग्लासेस ऑन, या जो मास्क लगाते हैं तो ग्लासेस फोग हो जाते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। हाउएवर उसमें हमें देखना ये चाहिए कि हम उसको लगाते किस तरह हैं, उसकी केयर जो है वो पैरामाउंट है इसमें। हमेशा लगाने से पहले हाथ धोएं और उसको अच्छी तरह ड्राई करें टिश्यू से, क्योंकि अगर गीले हाथों से आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाएंगे या कोई वाटर कॉन्टैक्ट आता है तो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो आंखों में चले जाते हैं और आपके लेंस के साथ स्टिक कर जाते हैं। ठीक है। और फिर वक्तन फ़वक्तन आपको इरिटेशन कॉज करते हैं, एंड देन दे लीड टू दी कॉर्नियल साइट डिजीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग सस्ते के चक्कर में गैर मयारी लेंस लगा लेते हैं, उनका कितना नुकसान उनकी आंखों पे होता है, आईसाइट पे कितना इफेक्ट करती हैं ये चीज़ें? आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत से लोग सस्ता लेंस देखने के चक्कर में जाते हैं और वो गैर मेयारी लेंसेज लगा लेते हैं। मेरी तरफ से और जितने भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं हम सब इसको डिस्करेज करते हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वो लोग बहुत डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं, हल्की क्वालिटी यूज़ करते हैं, आँखों में उसमें रेजिस्टेंस जो बैरियर होता है वो कम होता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा महंगा ही सही, लेकिन अपनी आँखों की हिफाजत कीजिए, और सिर्फ जो अच्छे ब्रांड हैं जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं उन्हीं ब्रांड्स के ही कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा लेंस कितनी देर बाद तब्दील कर लेने चाहिए? हमें जो डेंटिस्ट बताते हैं कि ब्रश इतनी देर बाद आपको तब्दील कर लेना चाहिए। मुख्तलिफ चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमारे सेहत के हवाले से होती हैं, उनका एक दौरानिया बता दिया जाता है। लेंस का हम ये करते हैं कि जब तक हमारे गुम नहीं जाएंगे, टूट नहीं जाएंगे, तब तक हम नहीं तब्दील करते हैं। तो कितने अरसे बाद हमें लेंस तब्दील कर लेना चाहिए आइडियली? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए वर्ल्ड वाइड जब से ये पैंडमिक हिट हुआ है तो हम तो डिस्करेज करते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट लेंस यूजिंग में, जिसमें हम ये कहते हैं कि आप डेली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कीजिए, वो सबसे आइडियल है। अच्छा। लेकिन अगर आप डेली डिस्पोजेबल नहीं यूज़ कर सकते हैं फॉर सम रीज़न, तो आप फिर मंथली ले लें, लेकिन मंथली से ज़्यादा नहीं चाहिए वो। और ड्यूरेशन ऑफ द डे अगर आप एक दिन में यूज़ कर रहे हैं तो नॉट मोर देन 10 आवर्स इन अ डे। अगर आप 10 घंटे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो आपकी आंखों में ड्राइनेस होना या इन्फेक्शन या इस तरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग होते हैं कि लेंस लगा के सो भी जाते हैं, तो ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है?
ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है और कभी भी किसी को भी लेंस लगा के सोना नहीं चाहिए। इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट करना चाहिए, अनलेस कि आप कोई मंथली वेयर या आपको कहा गया है कि आप लेंस के साथ सो सकते हैं। कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप लगा के सो जाते हैं तो हमारी आई जो है वो हाइपोक्सिक, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसकी वजह से वहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आँखों में स्टिक हो जाते हैं एंड देन दे कॉज द इन्फेक्शन, और फिर वो कॉर्नियल ओपेसिटी या सफ़ेदी जो कॉर्निया में आ जाती है उसकी तरफ जाते हैं और पेशेंट की नज़र काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब हो जाती है इस चीज़ से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ये हो रही होती है कि हम देखते हैं कि लोग लेंस लगा रहे होते हैं, आंखों से पानी जो है वो निकल रहा होता है और फिर उनसे बात करोगे तो नहीं ऐसा ही होता है, कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मल है या ये नॉर्मल नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मोस्ट कॉमनली ये जो ऐसा होता है ये उनकी लेंस फिटिंग के हिसाब से होता है। जो कॉन्टैक्ट लेंस उन्होंने लगाया है हो सकता है उनकी आंख पे वो सही फिट ना हो, या आंख के अंदर कोई डस्ट या कोई ऐसे पार्टिकल हों जो इरिटेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली आपकी आई सरफेस को, और इसको डिस्करेज किया जाता है। अगर आपकी आंखों से पानी आ रहा है लेंस लगाने के बाद भी, तो रिकमेंडेशन ये होती है कि आप स्ट्रेट अवे वो कॉन्टैक्ट लेंस निकालें, या तो उसको थ्रो आउट कर दें अगर डेली डिस्पोजेबल हैं, और अगर मंथली है तो आप अपने ज़रूर जिनसे आपने कॉन्टैक्ट लेंस ख़रीदा है या जो आपके ऑप्टिशियन हैं उनको जाके ज़रूर रुजू करें, आँखों के डॉक्टरों को जाके दिखाइए, क्योंकि ये इस तरह पानी आना या इरिटेशन रहना ये बिल्कुल सही नहीं है और ये ख़तरनाक भी हो सकता है आँखों के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग होते हैं जिनको आंखों में लेंस नहीं लग रहा होता, जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल भी दूं और मेरे साथ मैंने और भी बहुत सारे लोगों को देखे लेंस आंखों में नहीं लगता, यानी कि एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा होता। उसको एडजस्ट करने की मतलब हम कोशिश करते हैं कि जी लग ही जाए, ऐसा होता है कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं सूट करता, वो लेंस नहीं लगा सकते हैं? नहीं, ऐसा होता है कि कुछ लोगों में लेंस फिट नहीं होता, उनकी आई ज़्यादा सेंसिटिव होती है या आई की शेप ज़रा डिफरेंट होती है। अच्छा। लेकिन आजकल जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे लेंस की क्वालिटीज़ और लेंस के डिज़ाइन आ गए हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को वो सूट कर जाते हैं। लेकिन अगर नहीं करते तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो ज़रा सी भी अपनी आंखों में कोई भी चीज़ अगर आ जाए तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है। तो उनके लिए फिर हम कहते हैं कि अगर उनकी लेज़र अगर हो जाए तो उनका लेज़र एक ऑप्शन अच्छा होता है। ठीक है, लेज़र की जानिब भी हमने आना है डॉक्टर साहब, वो भी आपसे मैं पूछता हूँ क्योंकि वो भी बड़ी अहम चीज़ है। खासतौर पे जिन लोगों को ऐनक लगी होती है वो चाह रहे होते हैं कि छुटकारा हासिल कर लें, वो कितना पायदार काम है ये आपसे जानेंगे। लेकिन अभी हमने डिफ्रेंशिएट करना है दो लोगों में। एक तो वो लोग हैं कि जिनकी नज़र कमज़ोर है, वो लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अपनी आंखों की खूबसूरती के लिए लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या जिनकी आईसाइट बिल्कुल ठीक है उनके लिए रिकमेंडेड हैं कि आप लेंस का इस्तेमाल करें, या बचना ही चाहिए, नहीं इस्तेमाल करने चाहिए? देखिए, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट इस पे कंसेंसस है कि अगर आपकी आई साइट सही है तो आप कॉन्टैक्ट लेंस, कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस ना लगाइए, क्योंकि आप जब जब कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं आप अपनी आई को रिस्क पे डाल देते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या किसी और इन्फेक्शन से। तो अगर कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत शौक होता है अपनी आई की कलर चेंज करने का और वो कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस लगाना प्रेफर करते हैं, तो अगर तो किसी पार्टी में जा रहे हैं तो 1-2 घंटे लगा लें, लेकिन उसको भी डिस्करेज किया जाता है। तो हम एज अ प्रोफेशनल ओपिनियन हम उसको मना करते हैं। आपकी आई का जो अपना नेचुरल कलर है, लेट इट बी, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। सबका अपना अपना आंखों का कलर होता है, लेकिन कॉस्मेटिक लेंस लगाना ये वाकई खतरे की बात हो सकती है। हर वक्त नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आंखों की बात करें, आंखों की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो ये है कि आंखों में जो है मोतिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, सफ़ेद मोतिया। हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटी एज के लोगों में भी ये चीज़ें पैदा हो रही है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है कि इतने ज़्यादा लोगों में अब मोतिया जो है वो बढ़ने लगे आंखों में? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पाकिस्तान में और एशिया में जो प्रेवलेंस है सबसे ज़्यादा जो आई डिजीज़ की, वो सफ़ेद मोतिया यानी कि कैटरैक्ट है। और उसमें हमारे जो हम खाते हैं, जो हमारे डाइटरी इंटेक है, या जो हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर है, यूवी लाइट्स हैं, जो हमारी एक्सट्रीम यूवी लाइट्स होती हैं, तो वो सब अपना रोल प्ले करती हैं। और हमारे यहाँ अमूमन बाहर के मुकाबले में बहुत जल्दी कैटरैक्ट लोगों को हो भी जाता है, और उसका ट्रीटमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि सर्जरी हम ऑफर करते हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं लेज़र की जानिब कि लोग लेज़र करवा लें और ऐनक से छुटकारा हासिल हो जाता है, आपकी नज़र कमज़ोर है और आपको लेंस तब्दील भी नहीं करने पड़ रहे होते हैं। वो क्या ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो कितना सेफ़ है, कितने अरसे के लिए है, क्या ज़िंदगी में बार बार तो नहीं लेज़र करवाना पड़ रहा होता? देखिए, लेज़र जो होता है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए भी हर किसी पेशेंट की लेज़र नहीं हो सकती है, हमें समझना होगा। उसका एक क्राइटेरिया है, उसकी एक लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ती है कि किस पेशेंट को लेज़र से फ़ायदा होगा, किसको नहीं होगा, किसका कितना नंबर है। आइडियली जो नंबर 2 to 6 जो नंबर होता है, बिटवीन 2 and 6,
वो आइडियल नंबर होता है लेज़र कराने के लिए। एनीथिंग अबव 6 वो कभी कभी बहुत अच्छा तो लगता है वक्ती तौर पे, लेकिन बाद में जाके रिग्रेशन भी कुछ लोगों में देखी गई है, और फिर लेज़र के अपने भी थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो बेहतर तो ये होता है कि जिसका एक्सपीरियंस हो, जो अच्छा ट्रेन डॉक्टर हो, जिसने लेज़र में कोई अच्छा उसके पेशेंट्स का अपना फीडबैक देखा हो, तो उनसे लेज़र कराई जाए। और या फिर अगर आप चश्मा लगा सकते हैं तो आप चश्मा ही लगाते रहिए अगर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि देखें, जब भी आपकी आई पे कोई भी प्रोसीजर होता है, चाहे वो लेज़र हो या इसके अलावा कोई भी प्रोसीजर हो, आप अपनी आई को एक रिस्क पे डाल देते हैं फॉर अननेसेसरी इन्फेक्शन रिस्क पे। तो जिस तरह हम कहते हैं कि अगर आप चश्मा, आपका नंबर है 3 और 4, आप चश्मा लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं है या कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं, तो फिर आप वो करते रहिए। या फिर अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि नहीं, हमें स्टिग्मा भी है, थोड़ा बाहर जाते हैं लोग, बार बार पॉइंट आउट भी करते हैं, कुछ लोगों को चश्मा लगा लिया, और आपको पता है हमारा एनवायरमेंटल कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं या जो वुमेन हैं उनके ऊपर। तो उसके लिए हम लेज़र ऑप्शन बहुत सेफ़ है, अगर अच्छा किया जाए, चांसेस भी उसकी अच्छे रिकवरी के होते हैं। आजकल तो नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, लेज़र करने की भी नई टेक्निक्स आ गई हैं, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी प्रोफाइल बढ़ जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर किसी के लिए लेज़र सूटेबल नहीं होती है, हमें पहले देखना होता है। कह रहे हैं कि हर किसी के लिए लेज़र सूटेबल नहीं होते हैं। बहुत सारे केसेस मैंने पर्सनली भी देखे हैं कि जिन लोगों ने अपना लेज़र कराया और उनकी आईसाइट जो है वो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे ये बता दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि कितना ये चीज़ कितनी बेहतर होगी कि आप अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट चूज़ करें, अच्छे जो लेज़र करते हैं, जो अच्छी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, उनके पास जाया जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग लेज़र करते आ रहे हैं, जिनका एक एक्सपीरियंस्ड है, उनसे ज़रूर लेज़र करवाइए। प्लस इसमें जिनका, जैसे मैंने कहा कि 2 to 6 आइडियल नंबर है, अगर 2 6 के ऊपर ऑनवर्ड्स होता है तो कुछ लोगों में रिग्रेशन देखी गई है। उनकी विजन वक्ती तौर पे अच्छी होती है, लेकिन बाद में जाके थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। फिर लेज़र करने के बाद ड्राई आइज़ के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को काफ़ी अरसे तक, लाइफ लॉन्ग भी देखा गया है कि ड्राइनेस के ड्रॉप्स डालने होते हैं, जो फर्दर को विजन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, स्पेशली एट नाइट टाइम। तो बेहतर तो होगा कि आप अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें, बेहतर अपनी अच्छी तरह मालूमात कर लें, देख लें जो डॉक्टर कर रहा है उसके अपने रिजल्ट्स अच्छे सेफ हैं, और फिर आप लेज़र कराइए। या फिर आप कंप्लीटली डॉक्टर साहब, ये तो आपने लेज़र का बता दिया, ड्राई आइज़ की आपने बात की है। बहुत सारे लोग होते हैं उनकी आइज़ जो है वो डॉक्टर कहते हैं कि जी आपकी ड्राई आइज़ हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं? देखिए, ड्राई आई के ट्रीटमेंट के काफ़ी सारे स्टेजेस हैं। हम पहले ड्रॉप्स देते हैं, जिसके 90% ऑफ द टाइम पेशेंट को उससे क्योर हो जाता है। उसके अलावा फिर हमें देखना पड़ता है, हम उसमें पंक्टल प्लग्स लगाते हैं, यानी कि हम उनके जो अपने पंक्टम होते हैं या आईलिड के इस कोने में, हम उनको भी ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद हम उनकी परमानेंट कॉटरी, यानी कि परमानेंटली उनको बंद भी कर सकते हैं। और फिर हम मुख्तलिफ ड्रॉप्स हम दे सकते हैं जिससे आँख का पानी बनने में मदद हो। लेकिन जो एक बहुत कॉमन चीज़ देखी गई है, लोगों को ड्राई आई तो होती है, लेकिन ड्राई आई के भी 3 किस्म के कॉजेज़ हैं। तो अगर हम वो कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे और खाली ड्रॉप्स डालते रहेंगे तो पेशेंट की ड्राई आई बेहतर नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात करें, बड़ा ये अहम मामला है, हम इसको संजीदा नहीं ले रहे होते। हमारा दिल करता है तो किसी से भी जाके राह चलते हुए हमें कोई दुकान नज़र आती है, वहाँ से हम कॉन्टैक्ट लेंस खरीद लेते हैं। अपनी आंखों पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, और एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल आपने करना ही नहीं है। ये बड़ा सेंसिटिव पार्ट है, आप इसके थ्रू मतलब हर चीज़ को देख सकते हैं, और मतलब अगर यही खराब हो जाए तो आप कह रहे हैं कि दुनिया अंधेरी हो जाती है, उसको इंसान को नजर ही नहीं आ रहा था, जिन की आईसाइट खराब हो जाती है, वीक हो जाती है। बता रही थी, मैंने भी 2-3 दफ़ा कोशिश की, मुझे लगा कि ये मेरे बस का काम नहीं है, मैंने कहा छोड़ो लेंस को, कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ख़वातीन को थोड़ा सा ज़्यादा, जिन लोगों को शौक है, वैसे अब तो ऐप्स भी इतनी ज़्यादा है तो आप फिल्टर लगा के भी अपनी ले सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं अपने आप को। ऐप्स की बात हो रही है तो थोड़ी सी व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। आलमी सतह पर मकबूल है ये मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप। इसकी नई अपडेट के तहत अब मल्टी डिवाइस फीचर की सहूलत मुतारिफ करा दी गई। अच्छा, इस फीचर के तहत जो है वो सारिफीन बुनियादी डिवाइस के अलावा व्हाट्सएप को मजीद 4 डिवाइसेस से मुंसलिक भी कर सकते हैं, और इस अपडेट को हासिल करने वाले सारिफीन अपने व्हाट्सएप अकाउंट को मुख्तलिफ डिवाइसेस पर इस्तेमाल कर सकेंगे। ये फीचर है बिल्कुल, और व्हाट्सएप की जानिब से इस नए मल्टी डिवाइस फीचर को रवा बरस जुलाई में आजमाइशी तौर पर मुतारिफ करवाया गया था, तब भी हमने आपके साथ शेयर किया था बाकायदा तौर पर। ये जो फीचर है, इससे iOS और एंड्रॉयड सारिफीन अब मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो ये एक नया फीचर है, आप 4 मुख्तलिफ डिवाइसेस में जो है अपना व्हाट्सएप चला सकते हैं। अच्छा फीचर तो वैसे एकरा देखा जाए तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इससे थोड़ी सी सिक्योरिटी जो है आपकी वो रिस्क पे नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं ये कहने लगी थी, क्योंकि पहले तो होता था ना प्राइवेसी, आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन के अलावा किसी और मतलब डिवाइस पे व्हाट्सएप नहीं चल सकता था। लेकिन अब जब 4 डिवाइसेस वो कह रहे हैं कि इससे लिंक होंगी, मतलब आप उन पर भी यूज़ कर सकेंगे, तो फिर इस पर सिक्योरिटी रिस्क यहाँ आ जाएगा, कोई भी आपका इस्तेमाल कर सकेगा। फिर तो अब आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप इसकी व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाके लिंक डिवाइसेस की एक ऑप्शन आ रही होती है, उसको चेक करते रहा करें, ताकि आपको पता लगे कि किसी डेस्कटॉप पे
किसी और डिवाइस पर तो आपका खुला नहीं रह गया, मोबाइल खुला नहीं रह गया, आपने खुद किया हो या फिर किसी ने आपके मोबाइल का मिसयूज़ किया हो, तो ये लाजमी तौर पर व्हाट्सएप की सेटिंग्स में लिंक डिवाइसेस की एक ऑप्शन आ रही होती है, उसमें जाके आपको पता लग जाएगा कि ये किधर से इस वक्त ओपन है और आपकी चैट कौन कौन देख पा रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तानी टैलेंट की बात करें। बिल्कुल, पाकिस्तान की टैलेंट की हम बात करेंगे, पाकिस्तानी ख़वातीन की खास तौर पर बात करें, पढ़ाई में हम देख लें, नौकरी में देख लें, घरदारी में देख लें, वहाँ तो अपना लोहा मनवा ही चुके हैं, लेकिन अब वो खेलों की दुनिया में भी किससे पीछे नहीं रही हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और दूसरे बहुत से खेलों में पाकिस्तानी ख़वातीन खिलाड़ियों की अगर बात करें तो अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इजहार करके साबित कर रही हैं कि वो किसी से कम नहीं हैं। और ऐसी एक एथलीट दुर्र नजफ हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका शुमार इस वक्त पाकिस्तान की टीम की बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है। और एक खूबी जो उन्हें अपनी दूसरी खिलाड़ियों से मुमताज़ बनाती है, मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाती है, वो है उनकी हाइट। जी हाँ, दुर्र नजफ पूरे 6 फीट 3 इंच लंबी हैं और मुझे लगता है कि ये हमें उनसे कंफर्म भी करना है। दुर्र नजफ हमारे साथ मौजूद है। दुर्र नजफ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो आप जो है हमें ये कंफर्म करें, 6 फीट 3 इंच यही आपकी हाइट? वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी हाइट 6'3" है। और ये बचपन से ही अपने बहन भाइयों से, अपने क्लास फेलोज से हाइट लंबी रही है हमेशा? हमेशा से, बचपन से, स्कूल लाइफ हो गई, कॉलेज लाइफ हो गई, मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ी होती थी और मुझे पहले ये नहीं पता था कि हाइट की वजह से खड़ा किया जाता है, इतनी मासूम थी मैं। मुझे लगता था कि मैं शायद लेट आती हूँ या इस वजह से, फिर वो पता चलता है हाइट वाइज खड़ा करते हैं। तो असेंबली में देखते हैं हाइट वाइज खड़ा किया जाता है। अच्छा, वैसे मुझे असेंबली में सबसे आगे खड़ा किया जाता था उस टाइम। मेरी हाइट ना स्कूल में बहुत थोड़ी छोटी थी, क्लास में। अकल की बुनियाद पर तो नहीं खड़ा? नहीं, अकल की बुनियाद पे नहीं जनाब, हाइट की बुनियाद पे। जिस तरह से दुर्र नजफ ने भी कहा कि हाइट की बुनियाद पे उन्हें लास्ट में खड़ा किया था। अच्छा दुर्र नजफ, जिस तरह से भी ये बात सामने आई कि जी एशिया की सबसे दराज कद खातून खिलाड़ी होने का एजाज़ आपको हासिल हुआ, कैसा फील कर रही हैं कि आप सबसे मतलब हाइटेड हैं? मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। सबसे मुनफरिद होना, यूनिक होना, और सबसे बड़ी बात है अल्लाह की तरफ से आपको कोई ब्लेसिंग मिलना जो किसी को मिलती है। बहुत अच्छा फील होता है, ब्लेस फील होता है। अच्छा, अब हम कुछ हॉकी की बात कर लेते हैं ना। तो हॉकी आप खेलती हैं, साथ आप गोल कीपिंग कर रही होती हैं। वैसे हमने देखा जो दराज कद लोग होते हैं वो बास्केटबॉल की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है, तो ये आप हॉकी की तरफ कैसे आ गई? वैसे बास्केटबॉल भी खेलती रही हैं? जी, मैंने बास्केटबॉल भी खेला है, मैंने वॉलीबॉल भी खेला है पाकिस्तान कैंप तक, मैंने रग्बी भी खेला है, मैंने फुटबॉल भी खेला है, बैडमिंटन भी खेला है, क्रिकेट भी खेला है, फास्ट बॉलर थी मैंने हर गेम खेलने के बाद हर गेम में थोड़े थोड़े अरसे ट्राई करती रही। उसके बाद जब मैं हॉकी में आई, वो भी मैंने ये सोचा था ये भी ट्राई करूँगी कुछ टाइम के लिए, पर जब मैं हॉकी में आई फिर मुझे शौक होने लगा हॉकी का। फिर मुझे ज़्यादा पसंद आ गया। मुझे शौक था फील्ड प्लेयर। जी, मुझे फील्ड प्लेयर खेलने का शौक था कि मैं डिफेंस भी करती हूँ। तो मुझे जब बनाया गया ओलंपियन, अहमद आलम साहब का कैंप लगा, उन्होंने मुझे कीपर बनाया। उसके बाद तो मैंने बोला भाई यही करना है मुझे। और उसमें जब फिर मुझे टाइटल मिला कि मैं एशिया की टॉलेस्ट वुमेन हॉकी गोलकीपर हूँ, तो फिर मैंने सोचा अब ये चीज़ नहीं छोड़नी हो गई इसके साथ। आपने कहा कि यही मैंने इज्जत रखनी है। बिल्कुल ऐसी आपने कहा कि मैंने तो अब हॉकी को चूज़ कर लेना है और इसमें मुझे इतनी इज्जत भी मिल रही है तो मैं इसी के साथ चलूँगी। इंस्पिरेशन आपने कहाँ से हासिल की? और गेम्स की तो हम बात करें, हॉकी की अगर बात करें, किसने इंस्पायर किया कि हॉकी की तरफ ही रहना है? इंस्पायर किया वहाँ पे जो प्लेयर्स आते थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते थे, ओलंपियंस आते हैं। अभी भी हमारे खुद कोच हैं ओलंपियन, हनीफ खान सर हैं, वो इतने नेचर वाइज अच्छे हैं, उनका गेम एक वर्ल्ड लेवल का गेम है। तो ऐसे लोगों को ही देख के बंदा इंस्पायर होता है कि जब ये लोग इतने अच्छे मुकाम पर हैं, इतना अच्छा गेम है इनका, तो हॉकी में, नेशनल गेम में क्यों ना हम भी सपोर्ट करें हॉकी में। अच्छा दुर्र नजफ, अगर हम बात करें गोलकीपर की, बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत फुर्ती होनी चाहिए आपके अंदर, आपको पहुंचना है, पेनल्टी स्ट्रोक लग रहा है, पेनल्टी कॉर्नर है, आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। अचानक से डी के अंदर कोई दाखिल हो चुका हुआ है और वो कहीं पर भी जो है हिट कर सकता है, तो क्या हमने देखा है कि जिनके कद लंबे होते हैं उनको ज़रा मुश्किल हो रही होती है, बेंड होने में प्रॉब्लम हो रही होती है, वो इतने तेज़ी से जो है नहीं रिएक्ट कर पा रहे होते हैं। ऐसे कोई मसाइल तो नहीं होते? आपको फ़ायदा होता है कद की वजह से? खड़े खड़े सब कुछ कर लिया?
बिल्कुल शुरू में ऐसे बहुत से मसाइल होते थे, जाहिर सी बात है मैं भी लेज़ी थी। अभी भी लोग टोंट वगैरह करते हैं, पर लेज़ी होने के लिए ना आपको लेज़ीपन अपना ख़त्म करने के लिए बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको रूटीन अपनी टफ करनी पड़ती है। अभी मॉर्निंग इवनिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, तो ये सब फिर आपका ख़त्म हो जाता है। आप कौन से लेज़ी और कहाँ के फिर आप लंबे, आप बस एक प्लेयर होते हैं, आप बाकियों की तरह होते हैं। बस मुझे एडवांटेज ये कि आप फिर कहीं से भी गोल मारे मैंने कवर कर लेना। बिल्कुल। अच्छा दुर्र नजफ, जिस तरह से हम देख रहे हैं गेम्स में तो आप माशाल्लाह हर तरह से आगे आई हैं और अब आपने हॉकी को भी चूज़ किया है। लंबे कद की वजह से घर वालों को भी फ़ायदा होता है कि भाई दुर्र नजफ का लंबा कद है तो ये ऊपर से ये चीज़ें पकड़ा दो, फला पकड़ा दो? बिल्कुल ऐसा बहुत होता है घर में। तो मैं कोई वो प्लेयर नहीं हूँ, मैं घर में एक नॉर्मल हूँ और अम्मा अब्बा तो कभी भी नहीं मानते इस चीज़ को। तो घर के हर छत से रिलेटेड काम और ऊंचाई वाले काम सारे मैं करती हूं। हम लड़कों में वैसे खास तौर पर ये देखते हैं जिनकी हाइट ज़रा लंबी होती है ना, वो बदमाशी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो दूसरों को डरा के रख रहे होते हैं। आप भी कोई ये बचपन से करती तो नहीं रही हैं, पहले ये बताएं। और अभी तक टीम के अंदर भी, क्योंकि आपकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो उसमें भी थोड़ा सा और होता है, ज़रा मेरे से आप लोगों ने ज़रा सोच समझ के बात करनी। आपको मेरी हंसी से पता चल रहा होगा, वैसे मैं हूँ ऐसी। मैं वैसे बहुत हम्बल हूँ, लेकिन मैं इस टाइप का जब थोड़ा करना होता है ना, रोब दिखाना होता है, रोब भी दिखा देती है, गरम दिखाना होता है, तो मज़ा आता है अपनी हाइट का ना एडवांटेज। अच्छा ठीक है दुर्र नजफ, आपने हमें बताना है कि हॉकी के अंदर पाकिस्तान के, अगर हम साबिक ओलंपियंस की बात कर रहे हैं या करंटली भी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपके फेवरेट कौन थे? और गोलकीपर की बात कर ली जाए तो कोई ऐसे हैं जिनको फॉलो करती हैं आप? गोलकीपर्स के देखूं जो अभी जिनकी डेथ हुई, मंसूर साहब थे, और जो मेरे जो अभी पर्सनल फेवरेट हैं और मुझे लगता है कि कई सालों तक रहेंगे, हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह, ओलंपियन हनीफ खान है। मैंने वैसे प्लेयर नहीं देखे, मैंने वैसे कोच नहीं देखे, वैसे लेजेंड नहीं देखे। वो इंसान जैसे नॉर्मल हैं वैसे वो फील्ड पे हैं, वैसे ही वो हर जगह हैं। तो मैं उनकी हर तरीके से बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनको फॉलो करती हूँ। अच्छा दुर्र नजफ, जो लड़कियां आना चाहती हैं हॉकी में ख़ास तौर पर, उन्हें क्या टिप्स देंगी, क्या मशवरा देंगी आप? मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि ये एक तो आउटडोर गेम है, ये इंडोर गेम नहीं है, बहुत टफ है। आपको अपने आप को बहुत रफ एंड टफ बनाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सर्दी गर्मी नहीं देखनी पड़ेगी, आपको बॉयज़ और अपने अंदर जो फ़र्क है, नाजुकपना, सब ख़त्म करना पड़ेगा। और जब हॉकी अगर आपने खेलनी है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टफ होना पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दुर्र नजफ, सबसे पहले पाकिस्तान हिस्सा बनी, और हम आपको गुड लक कहेंगे कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं और पाकिस्तान हॉकी के लिए आप अच्छा काम करना चाहती हैं और नाम जो है पाकिस्तान का रोशन करना चाहती हैं। बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये खिलाड़ी हमारे, और हमें खास तौर पे जो हमारा कौमी खेल है उसको बहुत प्रमोट करना चाहिए। और हमने जिस तरह से हॉकी की बात की है कि उन्होंने कहा है कि लड़कियां जिस तरह होती हैं नाजुक होती हैं, उनको वो सारी चीज़ें पीछे करके फिर बड़ा रफ एंड टफ होकर आना पड़ता है। तो ये बड़ी बात है, लड़कियां क्योंकि बड़ा घबराती हैं, धूप में हो सर्दी हो वो निकलती नहीं, भाई के रंग ना खराब हो जाए हमारा। बिल्कुल ऐसे ही है। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।